हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस और स्वागत है आपका इस हफ्ते की प्लेसेस इन न्यूज़ में। आइए डिस्कस करते हैं एक एक चीज़ को डिटेल में ताकि आपको याद रहे और आप अपने मैप्स में उसको इजीली आइडेंटिफाई कर पाए और लोकेट कर पाए। आपको करना ये है कि जो भी हम टॉपिक पढ़ेंगे उसको बाद में आकर अपने इस मैप पर आउटलाइन करना है कि वो जगह कहाँ पर है और क्यों न्यूज़ में है, या फिर अपनी एटलस में उसको लिख लेना है ताकि आपको हमेशा हमेशा वो चीज़ें याद रहें, उसको आप ना भूल पाए। तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन और देखते हैं एक एक टॉपिक को। उससे पहले लेकिन हम क्या करेंगे, तो हम करेंगे डिस्कशन सबसे पहले कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस का, यानी एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में। अब सवाल यह है कि क्या यूएनएससी के जो 5 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं वो जनरल असेंबली के द्वारा 2 टर्म्स के लिए चुने जाते हैं। नॉन परमानेंट मेंबर्स आर नॉट एलिजिबल फॉर इमीडिएट री-इलेक्शंस। द काउंसिल प्रेसिडेंसी रोटेट्स एवरी ईयर अमंग इट्स परमानेंट मेंबर्स। ऑप्शंस आर 1 and 2, 1 and 3, 3 only, 2 and 3 only। आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। अब याद रखिए यूएनएससी के बारे में पूछा जा रहा है। इसमें 2 तरह के मेंबर्स होते हैं, 5 5 आर योर P5 परमानेंट 5 एंड द रेस्ट आर टेम्पररी। 10 आपके नॉन टेम्पररी होते हैं, 5 टेम्पररी होते हैं। ये नॉर्मली सिस्टम है। तो आपसे पूछे गए 3 क्वेश्चन, आप मुझे बताइए इसका सही आंसर क्या है। तब तक हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। 4 बॉडीज के बारे में बात की गई है, सार्क, बिम्स्टेक, SACEP यानी साउथ एशिया कोऑपरेटिव एनवायरमेंट प्रोग्राम, MGC यानी मेकोंग गंगा कोऑपरेशन, और आपसे पूछा गया इंडिया इनमें से किन किन का मेंबर है। आपको पता ही होगा सार्क क्या है, साउथ एशियन रीजनल कोऑपरेशन। तो यहां पर आपके कितने मेंबर्स हैं, 8, 7 या 9। बिम्स्टेक में कितने मेंबर हैं, SACP में कितने मेंबर्स हैं, MGC में कितने मेंबर्स हैं, और क्या भारत सबका मेंबर है या किसी का नहीं है इनमें से। आप बताइए, डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले क्वेश्चन देखते हैं। अब एक बात आ रही है कुर्स्क के रीजन की। कुर्स्क आपने बहुत नाम सुना होगा आजकल। कुर्स्क कुर्स्क एक जगह है, आपको बताना है कहाँ है। ऑन द साउथ वेस्टर्न बॉर्डर्स ऑफ रशिया, is a region of dispute between Israel and Lebanon, region of dispute between Armenia and Azerbaijan, entire coastal Mediterranean Sea of areas। क्या इनमें से सही ऑप्शन है, बताइए। तो सबसे पहले हम जरा डिस्कस करें जिन टॉपिक्स के बारे में हम बात कर रहे थे। तो पहले हमने कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में क्वेश्चन देखा, सार्क, SACP, बिम्स्टेक। सार्क में क्या आपको इंडिया की मेंबरशिप दिख रही है, तो बिल्कुल है। सार्क में कितने मेंबर्स हैं, तो आप देख सकते हैं 8 मेंबर्स इसके अंदर हैं। अगर आप इंडिया का मैप अब ऐसे देखते हो ना, तो इससे ऊपर आ जाओ, इंडिया से पड़ोसी कौन है, पाकिस्तान। उससे आगे कौन है, अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव्स। तो कितने हो गए, 3 3 6 और 2 8, यानी 8 मेंबर्स का ये सार्क है। साउथ एशिया के रीजनल कोऑपरेशन का मेन काम करता है, लेकिन सार्क अभी फंसा पड़ा है। क्यों? क्योंकि भारत पाकिस्तान के बीच में झगड़े हैं, और इसका जो मॉडल है किसी भी चीज को अप्लाई करने का वो है, तो यूनानिमस डिसीजन मेकिंग होती है सार्क में। और यूनानिमस डिसीजन मेकिंग के चक्कर में होता यह है कि चीजें फंस के रह जाती है, सबकी सर्वसम्मति होती ही नहीं जो चीजें आगे बढ़ पाए। और सार्क की मेंबरशिप को पता ही है। लेकिन अब मुझे बताइए, अब ये SACEP में कितने मेंबर्स हैं, साउथ एशिया की बॉडी है, कितने मेंबर्स होंगे, क्या इसमें भी 8 मेंबर्स है या कोई एक कम है। तो सर में यहां पर भी आपको उतने ही मेंबर देखने को मिलते हैं, लेकिन बिम्स्टेक में आपको 7 मेंबर देखने को मिलते हैं। बिम्स्टेक बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इसके बारे में हमने पिछले हफ्ते भी डिस्कस किया था। इसमें 7 मेंबर्स हैं, 5 साउथ एशिया के हैं और 2 साउथ ईस्ट एशिया के हैं। साउथ ईस्ट एशिया के 2 देश हैं, थाईलैंड और म्यांमार। बाकी इसमें कौन सा ऐसा देश जो है सार्क में और यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पाकिस्तान नहीं है, यहाँ अफगानिस्तान नहीं है, और यहाँ पर नीचे वाला हमारा मालदीव्स नहीं है। तो 3 देश इसमें नहीं है, और इसीलिए बचे कितने, 5 और प्लस 2 कौन से आ गए, तो थाईलैंड और म्यांमार, यानी ये एक देश आ गया और दूसरा देश यहाँ से आ गया। 2 देश के मेंबर है, हो गया ये 7 देशों का समूह, विच इज योर बिम्स्टेक। बिम्स्टेक का काम क्या था, यहाँ पर ब्लू इकोनॉमी के ऊपर फोकस करना, बे ऑफ बंगाल के रीजन में पॉवर्टी से इरेडिकेट करना चीज़ों को। और आपका सवाल ये भी होगा कि जब बिम्स्टेक में आप बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव की बात करें तो भूटान और नेपाल यहाँ पे क्या कर रहे हैं, तो जो 2 लैंड लॉक कंट्रीज हैं। तो असल में यही चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए। क्या मालदीव सार का पार्ट है, क्या मालदीव SACP का पार्ट है, क्या मालदीव बिम्स्टेक का पार्ट है। क्योंकि इंडिया है या नहीं आपको याद रहेगा, लेकिन भूटान, नेपाल, मालदीव ऐसे देश आप भूल जाएंगे, तो आपको इन मेंबर्स के बारे में याद रखना है, ये इसके मेंबर्स है या नहीं। और SARC की बात करूँ तो यहाँ भी आपको पता ही है कि सार्क की बात में सिंपल है, 8 मेंबर्स है, कौन कौन से है पता ही आपको। उसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है, काठमांडू में। यहाँ इसमें और SACP में फर्क है। SACP में भी सारे के सारे साउथ एशिया के देश जो है वो मेंबर्स हैं। ये भी इंटर गवर्नमेंटल बॉडी थी जो साथ में आई, लेकिन यहाँ पर फर्क ये है कि यहाँ इसका हेडक्वार्टर्स कोलंबो में है, श्रीलंका के पास। और इसमें एक माले डिक्लेरेशन हुआ था SACP के अंतर्गत कि भाई कैसे एयर पोल्यूशन से लड़ा जाए, कैसे इस तरह को
जगह को क्लीन रखा जाए। तो SACEP जो है ये मुख्य रूप से काम करती है एनवायरमेंट प्रोग्राम के ऊपर, कि एनवायरमेंट कोलैबोरेशन कैसे हो, आप पोल्यूशन से कैसे लड़ें, आप जो एनवायरमेंट का इम्पैक्ट है उसको कम कैसे करें। ये फोकस है SACEP का, यानी एनहेंसमेंट मैनेजमेंट ऑफ एनवायरमेंट। तो यहाँ फोकस किसका है, किसके ऊपर है, एनवायरमेंट के ऊपर। जबकि जो सार्क है वो एक दूसरी बॉडी है। सार्क का काम है इकोनॉमिक एंगेजमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ, आपस में व्यापार कैसे बढ़ाया जाए। इसीलिए इन लोगों ने एक पहले साप्ता किया था, प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, फिर साफ्टा पे बात आई थी, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। हालांकि उसके ऊपर काम नहीं हो पाया उस तरह से जैसा होना चाहिए था, मगर वहां व्यापार करना, ट्रेड बढ़ाना, ये फोकस है। और SACEP जो बॉडी है इसका फोकस क्या है, एनवायरमेंट को बचाना, उसको ग्रो करना। तो SACEP और सार्क का डिफरेंस आपको पता है, मेंबर्स ऑलमोस्ट सिमिलर है, हेडक्वार्टर्स अलग अलग है, इसका कोलंबो में, उसका काठमांडू में है। बिम्स्टेक के बारे में पता ही है, इसके 7 मेंबर्स है, बैंकॉक डिक्लेरेशन से एस्टैब्लिश हुआ था, और इसका जो सेक्रेटेरिएट है वो ढाका में है। और इनका फोकस ही कि बे ऑफ बंगाल रीजन में यूनिटी लाना, वहां पे प्रॉस्पेरिटी लाना, ब्लू इकोनॉमी को डेवलप करना, ग्रोथ के ऊपर फोकस करना, यहाँ पर खुद का एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट स्टार्ट करना। लेकिन अभी भी यहाँ पर कोई FTA हो नहीं पाया है। और लास्ट हमने बात की थी जो ऑप्शन में था वो था MGC, मेकोंग गंगा कोऑपरेशन। मेकोंग गंगा कोऑपरेशन में असल में जो कंट्रीज हैं वो है कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, वियतनाम, थाईलैंड और इंडिया। यानी कितनी कंट्रीज हो गई, CLMVT यानी 6 कंट्रीज के अंदर है, 5 हुई अपनी साउथ ईस्ट एशिया की और एक भारत। मेकोंग असल में एक नदी है जो चाइना से आती है और साउथ ईस्ट एशिया तक जाती है, और उस नदी के किनारे किनारे जो भी देश हैं वो और भारत, इन सब के बीच में एक ये कोलेब्रेशन का तरीका है जिससे हम मेकोंग और गंगा में जो जो काम हो रहे हैं कंजर्वेशन को लेकर, वाटर मैनेजमेंट को लेकर, उससे एक दूसरे से सीख सके। ये इसका मुख्य रूप से स्टेटेड उद्देश्य है। लेकिन इसका एक अलग उद्देश्य ये भी है कि हम कैसे आपस में स्ट्रेटेजिक और ट्रांस बाउंड्री रिलेशन से वो डेवलप कर पाएंगे। भाई भारत गंगा ब्रह्मपुत्र को लेकर फंसा हुआ, किसको, किसके साथ, चाइना के साथ, कि वो कोई साइन नहीं करता कोई वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट, या भारत के साथ डेटा शेयर नहीं करता। ठीक वही काम चाइना इन CLMVT कंट्रीज के साथ कर रहा है, यानी कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, थाईलैंड और म्यांमार के साथ, इनके साथ भी वो डेटा शेयर नहीं करता। तो उनकी जो दिक्कतें हमारी दिक्कतें में ऐसी है, रिवर अलग अलग है पर दिक्कतें सेम है। तो क्यों ना हम कोलैबोरेट करें और चाइना के ऊपर उसके थ्रू प्रेशर बना सके। तो ये एक प्रयास है उसकी ओर भी। तो इन चारों में भारत भी मेंबर है, तो इसलिए आपको सही ऑप्शन उसका पता लग गया क्या है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं जहां बात हो रही थी कुर्स्क के रीजन के। कुर्स्क, अब देखिए कुर्स्क का नाम थोड़ा सा याद रखिएगा, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाते हैं। आज से 2 साल पहले लगभग यूक्रेन और रशिया की वॉर शुरू हुई। यूक्रेन रशिया के वॉर में कई सारे नाम आपने बार बार सुने कि 2014 में रशिया ने अटैक करके यूक्रेन से एक हिस्सा छीन लिया था और उसको अलग कर दिया था, वो था क्रीमिया। ये वो जगह है क्रीमिया की। उसके बाद आपने सुना रिसेंटली दोबारा अटैक होने स्टार्ट हुए। तो कुछ जगहों का आपने नाम सुना होगा, डोनेस्क का रीजन या लुहांस्क का रीजन, ये वो जगह थे, यानी ये रहा लुहांस्क और ये रहा डोनेस्क। इन दोनों इलाकों पे धीरे धीरे कब्जा कर लिया था रशिया ने। उसके बाद आपने ये सुना कि रशिया के कुछ और जगहों पर लगातार अपने आप को पुश कर रहे थे। वो था खार्किव का रीजन जो यहाँ पर है, यहाँ खार्किव, यहाँ पर भी उन्होंने हमला करना स्टार्ट कर दिया। और यहाँ पर है बेलारूस, एक दूसरी तरफ बेलारूस से भी हमला स्टार्ट होने लग गया उनकी राजधानी कीव के आसपास। और ऐसा लगने लग गया था कि पूरा का पूरा यूक्रेन ही ना गिर जाए। फिर आपने ये भी देखा होगा ओडेसा नाम का एक जगह है जहाँ ब्लैक सी के पास इसकी बाउंड्री लगती है, यहाँ से भी इनके शिप आकर हमला करने लगे थे। इनके नीचे यहाँ रोमानिया है, तो ये भी प्रेशर में आया था कि भाई ओडेसा के पास भी अटैक हो रहे हैं, खीव के ऊपर भी अटैक हो रहे हैं, खार्किव के रीजन में अटैक हो रहे हैं, डोनेस्क लुहांस्क पर ऑलरेडी रशिया का कब्जा हो चुका है। तो यहाँ पर ये सिचुएशन थी। और आज आप बात करिए तो थोड़ी सी चीजें पलटती दिख रही है। जिन एरियाज पे इनका कब्जा बढ़ता जा रहा था, जैसे खार्किव के रीजन में या कीव में ये हमला स्ट्रांग कर रहे थे, वहां यूक्रेन ने बहुत बहादुरी के साथ लड़ाई लड़ी है। और अभी सिचुएशन ये है कि यूक्रेन की आर्मी ने रशिया में काउंटर अटैक कर दिया है और खार्किव के ऊपर का रीजन जो है वहां के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया है। और वहीं पर बात आता है कुर्स्क का रीजन, यानी कुर्स्क का ये इलाका जो रशिया का है, इसके ऊपर भी इन्होंने कब्जा करना स्टार्ट कर दिया। तो कुर्स्क का वो रीजन जिसे सुत्जा या सुमी कहते हैं, उन इलाकों पर ऑलरेडी सुमी से इनकी सेना चली, सुमी से इन्होंने सुत्जा के ऊपर कब्जा कर लिया जो कुर्स्क का रीजन है। और कुर्स्क के अलावा बोल्गोरोड एक और, बेलगोरोड एक और रीजन था रशिया का, जहां पर हमले लगातार रशिया पहले यहां से किया करता था यूक्रेन के ऊपर, लेकिन जवाबी कार्रवाई करनी यूक्रेन ने भी स्टार्ट कर दी है रशिया के ऊपर। तो जो इलाका अभी उनके कब्जे में थोड़ा सा आ चुका है वो है कुर्स्क का रीजन। तो एक समय था कुछ समय पहले ही जहां लग रहा था कि यूक्रेन तबाह हो जाएगा, और अब यूक्रेन ने दोबारा अपने आप को स्ट्रेंथन करते हुए रशिया के ऊपर अटैक करने स्टार्ट कर दिया। सवाल यह है कि भाई इनको पैसे कहां से मिले, हथियार कहां से मिले। तो हथियार और पैसा इनको प्रोवाइड कर रहा है कौन,
तो अमेरिका, और ये युद्ध अब धीरे धीरे ड्रोन वॉरफेयर की तरफ बढ़ता जा रहा है, जहां वो हाईटेक ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं रशिया के खिलाफ, और इवन F-16 विमान भी इनको अमेरिका पहुंचा रहा है। तो यहाँ जब अब इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है कि मैं आपसे पूछूं अगर कि कुर्स्क कहाँ पे, तो आप मुझे बता दो, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए बेलगोरोड कहाँ पर है, कुर्स्क कहाँ पर है, खार्किव कहाँ पर है, डोनबास कहाँ पर है, लुहांस कहाँ पर है, ठीक है, जेफजिया इनका एक इलाका, ये भी इंपॉर्टेंट था। फिर यहाँ आपका एक रीजन नीप्रो नदी बहती है, ये भी इंपॉर्टेंट है। कीव का इलाका तो उनकी राजधानी है, कीव लीव। और यहाँ आपके कार्पेथियन माउंटेन्स है, जो सबसे ऊंचा जिसका माउंट फोवेरिया है। फिर यहाँ आपका रीजन आता है उड़ीसा का, जहाँ बहुत जंग चली थी। फिर यहाँ रोमानिया के आसपास ही रीजन है, जहाँ पर आप सुलीना चैनल बनाने की बात की गई थी, जिसके थ्रू जो यूक्रेन से ग्रेन्स है वो जाकर अंदर जाके यूरोप में पहुंचाई जा सकेगी। देखिए यूक्रेन एक बहुत बड़ी कंट्री है, यूरोप की तीसरी सबसे बड़ी कंट्री या दूसरी सबसे बड़ी कंट्री कह सकती है। इस कंट्री से बहुत सारे देशों को वेजिटेबल, राइस और इन सब चीज़ों का सप्लाई होता था। तो जैसे ये खत्म हुआ, युद्ध स्टार्ट हुआ, तो सबके पास कमी आ चुकी थी। गेहूं का बहुत बड़ा सप्लायर है पूरे यूरोप में यूक्रेन और रशिया दोनों, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट था पूरी यूरोपियन कंट्रीज के लिए। लेकिन यहाँ पर हमला होने लग गया, युद्ध होना स्टार्ट हुआ, तो वो जो रीजन है वो आपको बताना चाहिए कौन कौन से, खार्किव कहाँ है, बेलगोरोड कहाँ पर है, कुर्स्क कहाँ पर है, खार्किव का है, लुहांस्क का है, डोनेस्क का है, जेफरोजिया कहाँ पर है, कीव कहाँ पर है, लीव कहाँ पर है, कार्पेथियन माउंटेन्स कहाँ पर है, क्रीमिया कहाँ पर है, ओडेसा कहाँ पर है, ब्लैक सी कहाँ पर है। ठीक है, ये आपको पता लग गया तो आपको उस क्वेश्चन का आंसर अपने आप पता लग गया, कुर्स्क कहाँ पर है और यूक्रेन रशिया के बीच का विवाद है। देखिए मैप को जब आप देखते हैं तो ये रीजन है आपका कौन सा, क्रीमिया, ये आपका ब्लैक सी है, ये आपका सी ऑफ अजोव है। तो ये आपको ज्योग्राफिकली ये भी याद रखना है कहाँ पर कौन सा रीजन है। तो इन सभी को याद करने का सिंपल तरीका ये है कि आप पीछे जाओ याद रखने का। अगर मैं ये समझता हूँ कि आपने मैप पढ़ लिया तो आपको पता होगा कौन सी वाटर बॉडी कौन सी से, ये क्या जगह है, ये कौन सी वाटर बॉडी है, तो असल में ये कैस्पियन सी है। ठीक है, यहाँ आप आ जाओ, ये वो रीजन है जो ब्लैक सी का इलाका है। ठीक है, अब ये अगर ब्लैक सी यानी यहाँ यूक्रेन और रशिया है, तो ये ऊपर वाला जो छोटा सा कट वाटर बॉडी का और भी है, ये आपका सी ऑफ अजोव। तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं, इस मैप पे आते हैं छोटा सा, ये आपका सी ऑफ अजोव है, ये आपका कर्च स्ट्रेट है, ये वाला कर्च स्ट्रेट। नीचे वाला इलाका आपका हो गया कौन सा, ब्लैक सी। यहाँ पर है आपका कैस्पियन सी। ठीक है, तो इस तरह से आप वाटर बॉडीज को पहचान सकते हैं, बहुत बड़ी होती है, मैप्स में बड़ी दिखती हैं। ये वो रीजन है जहाँ न्यूज की अभी ब्रियांस्क ओब्लास्ट है, कुर्स्क, बेलगोरोड के पास ही आपका रीजन था जहां पर यूक्रेन ने अब जवाबी कार्रवाई की है। तो ये सब चीजें आपको याद रखनी है। आसपास इंपॉर्टेंट रिवर से नीप्रू रिवर बहती है, डॉन रिवर बहती है, तो वो आपको याद रखना है कि डॉन रिवर नीप्रू रिवर के बाद यहाँ से होती है। प्लस इस सॉइल में जो है उसे कहते हैं यहाँ पर चेरनोजिम नाम की सॉइल का कॉम्पोनेंट होता है, जो ब्लैक सॉइल होती है, जो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है। काली मिट्टी हमेशा बहुत ज़्यादा उर्वरक होती है, काफ़ी ज़्यादा उसमें अंदर यील्ड ज़्यादा होती है, तो वो यहाँ से जुड़ी हुई है, इसलिए बहुत ज़्यादा एक हाई यील्डिंग इलाका है जहाँ बहुत सारे एग्रीकल्चर क्रॉप्स होती हैं। तो ये कुर्स्क का रीजन आपको इस चक्कर में याद होना चाहिए। जो इंपॉर्टेंट रीजन है बेलगोरोड है, ब्रियांस्क है, कुर्स्क है, ये आपको नाम बस याद रहे, इससे आपका काम चल जाएगा। कहाँ पर क्या लोकेटेड है, इंपॉर्टेंट रिवर्स कौन कौन सी हैं, ये एक एक करके धीरे धीरे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया ही है। इस तरह से आपके लिए प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है लोकेशन में, तो आपको याद रखना चाहिए। अब करते हैं बात यूएनएससी की, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की, जिसमें 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स इनके हैं। और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में असल में 15 मेंबर्स होते हैं, 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं। P5 वो कौन कौन से देश हैं, वो है यूएसए, यूके, फ्रांस। ये 3 ऐसे हैं जो हमेशा एक साथ होते हैं और इनसे हमेशा झगड़ा होता रहता है, रशिया का और चाइना का। तो 5 देश हैं जिनको परमानेंट सीट मिली हुई, इनके पास वीटो है। तो 15 मेंबर ओवरऑल हैं, 10 जो है नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं। उन लोगों का चुनाव जो है वो, तो अगर आपको नॉन परमानेंट मेंबर बनना है तो आप 2 साल के लिए बन सकते हैं। ठीक है, और ये रीजनल बेसिस पे किया जाता है कि भाई आज एशिया पैसिफिक से, कल अफ्रीका से, एक देश यहाँ से आएगा, दूसरा देश वहां से आएगा। तो हर 2 साल पे रीजनली चुना जाता है कि नॉन परमानेंट मेंबर कौन बनेगा। जैसे भारत चुन के आ गया तो अगली बार लगातार तो दोबारा खड़ा नहीं हो सकता। जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं वो लगातार इमीडिएटली री इलेक्ट नहीं कर सकते अपने आप को। ठीक है, और ये जो बॉडी है इसकी मेंबरशिप जो जो प्रेसिडेंसी है वो हर महीने बदलती रहती है। इस हफ्ते, इस महीने कोई और है, अगले महीने कोई और होगा। तो यानी जैसे 15 मेंबर्स हैं, साल के 12 महीने होते हैं, तो
12 महीने 12 नए नए प्रेसिडेंट बनते रहते हैं। इसमें परमानेंट नॉन परमानेंट का भेदभाव नहीं है। परमानेंट नॉन परमानेंट का भेदभाव ये है कि 15 में से 5 तो परमानेंट हो गए, जो 10 बच रहे हैं उनको आप दुनिया में रीजनली चुनते हैं। एक एशिया से आएगा, एक अफ्रीका से आएगा, एक यूरोप से आएगा, इस तरह से चुना जाता है। और जो 10 देश चुन के आते हैं वो लगातार, जैसे इनका 2 साल का टर्म पूरा हो गया तो उसके बाद दोबारा वो अपने टर्म के लिए फाइट नहीं कर सकते। यानी एक गैप दिया जाता है ताकि बाकी देश भी आके यहाँ पर खड़े हो पाए। और अभी तक भारत 8 बार इसका नॉन परमानेंट मेंबर रह चुका है, जो खुद में एक बड़ी बात है। 2022 तक था, इसलिए हम दोबारा तो री-इलेक्ट हो नहीं सकते, हम 24 के बाद ही अप्लाई कर सकते थे। तो देखते हैं आगे हम अप्लाई करेंगे। तो ये वो कहानी जिसके तहत भारत भी चुना जाता है, और जो यूएनएससी का जो हमने ऑप्शन था, आपको पता लग गया होगा कि पहला ऑप्शन करेक्ट था, दूसरा भी करेक्ट था, तीसरा इनकरेक्ट था। ठीक है, अब इनको देखिए, ये कौन है हमारे प्रेसिडेंट न्यूज में एक चेहरा। ये किसका चेहरा है? तो असल में ये बनी है थाईलैंड की यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर। थाईलैंड कहाँ पर है? म्यांमार के जिस पास में एक दूसरी कंट्री जो है थाईलैंड। थाईलैंड की ये जो नई प्रधानमंत्री, इनका नाम है पेतोगुतरान शिनावात्रा। नाम थोड़ा सा अजीब है, लेकिन शिनावात्रा आपको याद रहेगा। पेतोंगतरान शिनावात्रा, ये असल में इनकी पार्टी है फ्यू थाई करके। फ्यू थाई नाम की पार्टी है जो इनके फादर की है ऑलमोस्ट। तो ये उनकी फैमिली से आती है, और उनके फादर बहुत ज़्यादा पावरफुल व्यक्ति है वहाँ के, और काफ़ी समय तक वहाँ रूल किया। यानी अगर आप थाईलैंड में देखो तो ये थाईलैंड आपको दिख रहा है। अक्सर थाईलैंड की बात नहीं होती ग्लोबली ज़्यादा, लेकिन थाईलैंड में मिलिट्री शासन 2 बार आ चुका है, और यहाँ जो भी गवर्नमेंट है वो हमेशा मिलिट्री के प्रभाव में ही रहती है, जैसे आपको पाकिस्तान में देखने को मिलता है। तो फ्यूथाई जो पार्टी है, इस पार्टी ने काफ़ी हद तक यहाँ पर अपना कंट्रोल बना के रखा था, और यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर यहाँ के चुन के आई है। ये तो हो गई हमारी बेसिक जानकारी, लेकिन हमारा टॉपिक है प्लेसेस इन न्यूज़ का। अब थाईलैंड कहाँ लोकेटेड है? थाईलैंड आपको दिख रहा है यहाँ म्यांमार के ठीक बाद है। भारत लगातार थाईलैंड के साथ अपने आप को जोड़ने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ये सारे के सारे साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज मेंबर है किसकी? ये सारी कंट्रीज जो इस रीजन में आपको दिख रही है, ये सारी की सारी मेंबर हैं आसियान की। आसियान में है 10 मेंबर्स, यानी CLMV, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, वियतनाम, थाईलैंड, और सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस और ब्रूनेई। और इन देशों का यहाँ बहुत बड़ा विवाद है साउथ चाइना सी में, किसके साथ? वर्सेस चाइना। यहाँ पर ही विवाद वियतनाम का भी है, फिलीपींस का भी है। अभी हाल में ही फिलीपींस के कुछ हवाई जहाज जा रहे थे, आसमान से फाइटर जेट्स जा रहे थे, उनको चाइना की एयर से लगभग उड़ा ही दिया था पास से गुजरने में। तो वहाँ विवाद हमेशा बना रहता है। तो इसलिए चाइना का यहाँ पर प्रभुत्व भी है। चाइना यहाँ पर कई देशों के ऊपर अपना दबदबा बनाने की कोशिश करता रहता है। जैसे मैंने आपको बोला, मिलिट्री का कंट्रोल म्यांमार के ऊपर भी बहुत ज़्यादा है, म्यांमार मान लो। और मैंने आपको बोला थाईलैंड में भी लगातार मिलिट्री का रोल रहा है, मिलिट्री का प्रभाव रहा है। तो मिलिट्री के साथ चाइना ने काफ़ी अच्छे संबंध ग्रो कर लिए हैं। तो चाइना यहाँ से इस जगह को काटते हुए एक कोशिश कर रहा है कि यहाँ पर एक लैंड ब्रिज बनाया जाए, जिसे हम कहेंगे लैंड ब्रिज ओवर इस्थमस। इस्थमस क्रा यहाँ पर है, और यहाँ पर एक क्रा इस्थमस के ऊपर एक लैंड ब्रिज बनाने की बात की जा रही है। इस्थमस मतलब होता है कि पतली सी जमीन की पट्टी जो 2 वाटर बॉडीज को जोड़ती है, इसे हम इस्थमस कहते हैं। तो क्रा का इस्थमस यहाँ पर है। तो यहाँ पर एक लैंड ब्रिज बनाने की बात चाइना कर रहा है, ताकि वो ये जो मलक्का स्ट्रेट है यहाँ से उसको गुजरने में राहत हो। क्योंकि क्या है ना, अभी चाइना का मेनली जितना भी 60% ऑफ जो उनकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, जो उनका मर्चेंडाइज है, एक्सपोर्ट करते हैं, वो सब इसी साउथ चाइना सी से होते हुए यहाँ आता है। यहाँ से गुजर के यूरोप या इंडिया या अमेरिका जहाँ भी जाएगा यहीं से जाएगा। तो इस इलाके को इजीली ब्लॉक किया जा सकता है, इसलिए चाहते हैं वो कि हमें अल्टरनेटिव मिल पाए। और इसलिए यहाँ पर वो चाह रहे हैं कि यहाँ जाना ही ना पड़े, यहाँ चुपचाप हमारा शिप आए और यहाँ से निकल जाए। तो यहाँ एक लैंड ब्रिज बनाने की कोशिश वो थाईलैंड में कर रहे हैं। तो इस्थमस ऑफ क्रा का नाम जब आए तो समझ लीजिए थाईलैंड की बात आ रही है। बैंकॉक थाईलैंड की राजधानी, ये आपको पता ही है। थाईलैंड के साथ हम लगातार और कल्चरल रिश्ते जोड़ने की बात करें, ये भी आपको पता ही है। थाईलैंड की खास बात है कि थाईलैंड में इंडिया से बहुत से टूरिस्ट जाते हैं, काफ़ी इंडिया के साथ कल्चरल कनेक्ट भी है। इनका एक पुराना हिंदुइस्टिक इतिहास रहा है, और कल्चरली हिंदू रहे इन रीजन में कई सारे, प्लस बुद्धिज्म यहाँ बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए इंडिया का कनेक्ट काफ़ी लेवल पे जुड़ सकता है थाईलैंड के साथ, जिस पे हम कोशिश भी कर रहे हैं। इंडिया थाईलैंड तक अपनी एक हाईवे लेके आ भी चुका है, जिसे आप कहते हैं इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे, IMT। ये ऑलरेडी हम यहाँ तक रन कर चुके हैं। IMT हाईवे पे हमारा ऑलरेडी बन चुका है एक हाईवे, जिसको हम बाद में ले जाके करेंगे भाई हम इसको लेके जाएंगे कहाँ तक? तो हनोई यानी वियतनाम तक। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो दिखाता है कि भाई थाईलैंड हमारे लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थाईलैंड की जब मैं रेलेवेंस की बात करूँ तो आपको पता होना चाहिए क्या क्या रेलेवेंट है। एक, इनकी लोकेशन, क्रा इस्थमस की बात मैंने कर ली। फिर ये क्रा की बात हो गई,
एक इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे बन चुका है। प्लस हम कोशिश करेंगे साथ टूरिस्ट वगैरह और डेवलप किया जाए टूरिज्म वगैरह, और इस कंट्री के साथ अपने रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल तक ले जाया जा सके। तो ये हो गई कहानी जो आपने देखी थाईलैंड की। और ये बातें हम कर क्यों रहे हैं, क्योंकि इनकी नई जो प्राइम मिनिस्टर, इनकी यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर पेटोंगटा शिनावात्रा, ये चुन के आई हैं। 2 बार मिलिट्री coup हो चुका है, अभी भी यहाँ पे मिलिट्री का बहुत ज़्यादा दबाव इनके ऊपर रहता ही रहता है। आसियान में 10 देश हैं, जो CLMAT में थाईलैंड भी है, और इनके साथ हमारा कौन सा इनिशिएटिव है CLMAT प्लस इंडिया, अभी हमने पढ़ा था मेकोंग गंगा कोऑपरेशन, प्लस थाईलैंड के साथ तो हमारा एक और है बिम्स्टेक, जिसके बारे में भी हमने पढ़ा। तो मल्टीलैटरली बायलैटरली हम थाईलैंड के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टिविटी बढ़ाने की बात करें। तो अगर मैं आपको पूछूं ग्लोबल मैप में आप दिखाओ भाई कहाँ है, तो म्यांमार के जस्ट साइड में आपको थाईलैंड दिख जाएगा। और जो हमारी रिसेंट न्यूज़ आई है शिनावात्रा मैम के बारे में, जो उनकी यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर है, इसके बारे में आपको पता लग गया कहाँ लोकेटेड है, क्या कहानी है। अब आते हैं एक कॉन्फ्रेंस के ऊपर जो भारत में होने वाली है, ग्लोबल साउथ कंट्रीज के बारे में। ग्लोबल साउथ मतलब क्या है भाई? देखो, आमतौर पे आप शहरों की बात करो ना, तो साउथ हमेशा बहुत ज़्यादा डेवलप्ड होता है। साउथ बॉम्बे, साउथ दिल्ली, साउथ इंडिया नॉर्थ के मुकाबले ज़्यादा डेवलप्ड। लेकिन जब दुनिया की बात करें तो ठीक ये उल्टा है। ग्लोबल साउथ के वो देश हैं जो कम डेवलप्ड हैं। ग्लोबल साउथ वर्सेस ग्लोबल नॉर्थ की बात की जाती है। ग्लोबल नॉर्थ वो कंट्रीज हैं जो पहले इंडस्ट्रियलाइज हो चुकी हैं, ज़्यादा बेहतर डेवलप्ड स्थिति में है, और उनका एक तरह का रहता है कि हम अमीर हैं, तो उनका कोशिश रहेगा कि भाई हमारे ऊपर जिम्मेदारियां कम रहे, बाकी देश जो है इकोनॉमिक पॉलिसीज हमारी तरह इख्तियार करें, हमारा जो वर्चस्व है वो बना रहे। तो वो कहलाती हैं ग्लोबल नॉर्थ कंट्रीज। तो ग्लोबल नॉर्थ में आपकी यूरोपियन कंट्रीज आ गई, सारी की सारी नॉर्थ अमेरिका की कंट्रीज आ गई। और एशिया के कुछ, ये लाइनें देख रहे हो बिल्कुल सीधी नहीं गई, घूमी है। घूमी इसलिए है क्योंकि यहाँ आप देखो तो जापान है। जापान भी ग्लोबल किसका हिस्सा है? ग्लोबल नॉर्थ का हिस्सा है। साउथ कोरिया भी ग्लोबल नॉर्थ का हिस्सा है। नीचे से घूम के आती है लाइन, तो अब देखो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड भी ग्लोबल नॉर्थ का हिस्सा कहा जाता है। तो ये सारी कंट्रीज कहलाती है लेस डेवलप कंट्रीज विच आर पार्ट ऑफ ग्लोबल साउथ। और जो लाइन इसको डिवाइड करती है इसे कहते हैं ब्रांट लाइन। लाइन का जिक्र आता है, किसने किया था? जर्मन चांसलर थे, उन्होंने बोला था ब्रांट लाइन के बारे में कि एक तरफ ज्यादा डेवलप लोग हैं, एक तरफ कम डेवलप लोग हैं। तो इसको लेकर एक समिट हो रही है, ग्लोबल साउथ समिट, थर्ड वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट, जो इंडिया होस्ट करने वाला है, वर्चुअल फॉर्मेट में होगा। और इसका जो मेन थीम है वो है एम्पावर्ड ग्लोबल साउथ फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर, कि भाई कैसे ग्लोबल साउथ साथ आए और अपने आप को साथ लाकर ऐसी पॉलिसीज लाने को दुनिया भर के देशों को मजबूर करे कि वो सबके हित में हो, ग्लोबल साउथ की कंट्रीज के भी हित में हो। भारत तो ऑलरेडी फिलोसॉफिकली बात करता है वसुधैव कुटुंबकम की, वर्ल्ड इज अ फैमिली, तो हम तो बिल्कुल इसमें मानते ही हैं। इससे पहले भी इंडिया जो पहली समिट थी उसको होस्ट कर चुका था, ये भी वर्चुअल समिट होगी। तो इसलिए काफी न्यूज में ये चीज। तो ग्लोबल साउथ क्या होता है, कहाँ पर थर्ड समिट होने वाली है, पहली भी इंडिया ने होस्ट की थी, थर्ड भी वर्चुअली होगी, इंडिया ही उसको होस्ट करेगा। ऐसा नहीं है कि सभी मेंबर्स आ जाएंगे यहाँ राष्ट्रपति, ये वर्चुअली होगी बाय इंटरनेट। और ब्रांड लाइन क्या होती है, किससे जुड़ी हुई है? GDP पर कैपिटा वाले जो अमीर देश है वो नॉर्थ में है, बाकी सारे गरीब देश साउथ में है। आते हैं हम इस तस्वीर के ऊपर। ये तस्वीर किसकी दिख रही है आपको? कौन है ये असल में कहलाते हैं परदेसी। कैसे परदेसी? तो परदेसी ज्यूज। असल में इंडिया में भी काफी मात्रा में ज्यूज रहा करते थे, यहूदी लोग। ये आए थे जब उनको आइबेरियन पेनिनसुला, जो आपका इलाका है पोर्टुगल और स्पेन का, वहां पे जब कैथोलिक्स ने सताना शुरू कर दिया था, प्रताड़ित करना शुरू कर दिया था यहूदियों को, तो उनका एक वर्ग वहां से भाग के आया और वो उन्होंने आसरा लिया था आके इंडिया में, कोचीन के पास केरला में। और उनका स्वागत किया था वहां के राजा ने, उनको वहां पे बसने नहीं दिया। और बहुत समय तक इतिहास में भारत इकलौती ऐसी जगह रही जहां कभी भी एंटी सेमेटिक वायलेंस नहीं हुआ। कभी भी जो ज्यूज है इंडिया में, जो यहूदी है, वो सताए नहीं गए। दुनिया में सबसे ज्यादा सताए हुए जो कौम है उनमें इनका नाम आता है। जहां भी हिस्ट्री में गए हैं इनको बहुत दुख झेलना पड़ा है। लेकिन इंडिया एक ऐसी जगह थी जहां पर इनके साथ कभी वायलेंस नहीं हुआ, और उन्होंने पनाह ली थी केरला में, कोचीन में। तो इन्हें कोचीन ज्यूज भी कहते हैं। और असल में जो आए थे वो परदेसी ज्यू कहलाते हैं। इनमें से अब बहुत से लोग दोबारा इसराइल शिफ्ट हो चुके हैं। तो ये संबंध था केरला का कोचीन ज्यूज का इसराइल के साथ, क्योंकि याद रखिए इसराइल जो जगह है उसे कहते हैं इट्स अ लैंड ऑफ ऑल द ज्यूज। तो दुनिया के हर यहूदी जो है वो आ जाके रह सकते हैं। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट से भी कुछ लोग गए थे, कुछ लोग। और यहाँ वो थे जो आइबेरियन पेनिनसुला से आके रहे थे। आइबेरियन पेनिनसुला मतलब पोर्टुगल और स्पेन का हिस्सा। वहां से लोग सताए हुए यहाँ आए थे, फिर यहाँ बसने लग गए थे। बाद में कुछ और भी केरला की तरफ आते रहे थे। ये लोग कभी किसी भी प्रकार का हिंसा का शिकार नहीं हुए। और अब धीरे धीरे करके दोबारा ये लोग इसराइल जब स्टैब्लिश हुआ तो वहां जाने स्टार्ट हो गए। तो केरला की ज्यूइश कम्युनिटीज की बात थी, इनकी लास्ट जो परदेसी ज्यू कम्युनिटी थी, उनकी लास्ट महिला जो थी
क्वीनी हेलेगुआ, उनकी डेथ हो गई रिसेंटली, तो इसलिए कोचिन यूज करने का जिक्र आता है कि ये इनिशियली आके कैसे सेटल हुए थे, फॉरेन यूज जिन्हें कहते हैं। जब वो आबिन प्रिंसेस भगाए गए तो इंडिया में एस्टेब्लिश हुए, और अभी कहा जाता है ऑलमोस्ट 4,000 कोचिन इसराइल में रहते हैं, जो कोचिन से शिफ्ट होकर वहाँ पे गए हैं, या उनके पूर्वज जो है कोचिन में रहते थे। तो ये है कहानी कोचिन जीव्स की, जो केरला के ज्यूइश कम्युनिटीज़ की। अगली बात आती है सेंट मार्टिन आइलैंड्स की। सेंट मार्टिन आइलैंड्स एक ऐसा नाम है जो बहुत ज़्यादा चर्चा में है। चर्चा की वजह ये है क्योंकि इंडिया के बहुत करीब पड़ोस में है, बांग्लादेश के ठीक एक कोरल आइलैंड, उनका इकलौता कोरल आइलैंड बांग्लादेश का कोई है तो वह है सेंट मार्टिन आइलैंड। लेकिन ये न्यूज़ में इसलिए है कि जब वहाँ के प्रधानमंत्री शेख हसीना को भाग के भारत आना पड़ा, कुछ दिनों पहले बांग्लादेश में इलेक्शन हुए थे। शेख हसीना ने ऐसा कहा था उसके बाद कि कुछ राजनीतिक ताकतें दुनिया की वो चाहती है कि यहाँ पर एक नया देश बना दिया जाए, और उन्हें उन्हें चाहिए एक बेस बांग्लादेश के पास, और वो मुझे कह रही है कि मैं सेंट मार्टिन आइलैंड उन्हें दे दूं ताकि यहाँ पर वो अपनी मिलिट्री बेस बना सके, नेवल बेस बना सके, जिसके लिए मैंने इनकार कर दिया है। और उस इनकार करने के बाद वो देश चाहता है कि वहाँ पर एक नया देश बना दे, कुछ हिस्सा म्यांमार का काट के यहाँ पर एक नया देश बना दे, एक क्रिश्चियन कंट्री, ताकि यहाँ पर अमेरिका अपना, या फिर जो उन्होंने नाम नहीं लिया अमेरिका का, लेकिन ऑलमोस्ट क्लियर था कि अमेरिका ही ये चाहता है कि यहाँ पर अपने आप को और स्ट्रांगली पुश कर पाए। और उसके कुछ समय बाद हालांकि शेख हसीना की गवर्नमेंट गिर गई है, अभी वो भाग के इंडिया में शरणार्थी है इंडिया में। हालांकि सिर्फ यही वजह नहीं, उनकी अपनी पॉलिसीज के पीछे बहुत बड़ा हाथ है उसका, लेकिन अमेरिका का हाथ होने की उन्होंने संभावना बताई थी कि कोई कू हो सकता है, तो इसलिए जगह न्यूज़ में थी सेंट मार्टिन आइलैंड। सेंट मार्टिन आइलैंड लोकेटेड का है तो बांग्लादेश का पार्ट है ये, और बांग्लादेश में एक जगह है कॉक्सेस बाजार, आपने नाम सुना होगा। अगर आप बांग्लादेश के मैप को देखें तो बिल्कुल म्यांमार के बॉर्डर के पास ये आपको कॉक्सेस बाजार देखेगा, उसके जस्ट साइड में यहाँ पर कहीं पर ये छोटा सा आइलैंड है, बहुत छोटा सा, मैप में दिखता भी नहीं है, तो वो है आपका सेंट मार्टिन्स। कॉक्सेस बाजार वो जगह है जहाँ से जो भी रोहिंग्याज म्यांमार से भाग के बांग्लादेश आए थे, तो उन रोहिंग्याज को कॉक्सेस बाजार में ही स्टैब्लिश किया गया था, उनकी जगह वहीं बनाई गई थी। उससे थोड़ा दूर वहाँ पर एक आइलैंड है सेंट मार्टिन, जिसकी बात की जा रही थी कि भाई यहाँ पर वो अपने आप को एक नया बेस बनाना चाहता है। देखिए सेंट मार्टिन्स का जो आइलैंड है उसके आसपास बहुत सी चीज़ें हैं। म्यांमार का जो रीजन है यहीं पर आपका आता है रखाइन प्रोविंस। रखाइन प्रोविंस वो जगह है जहाँ भारत का एक इंपॉर्टेंट पोर्ट है सितवे पोर्ट, जिसमें भारत ने बहुत सारा निवेश किया है। हमने म्यांमार में ही कालादान मल्टी मोडल प्रोजेक्ट है हमारा, उसके ऊपर काम किया है। और बांग्लादेश में भी मातारबाड़ी और मोंगला दो ऐसे पोर्ट है जहाँ भारत ने बहुत सारा निवेश किया हुआ है। तो अचानक से यहाँ सरकार गिरने के बाद भारत के निवेशों को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। और सेंट मार्टिन की लोकेशन पूछूँ कहाँ पर है, आपको पता होना चाहिए। कॉक्सेस बाजार कहाँ है, पता होना चाहिए। पद्मा रिवर कहाँ बहती है, पता होना चाहिए। चिटगोंग कहाँ पर है, पता होना चाहिए। मोंगला कहाँ पर है, ये पता होना चाहिए। तो बांग्लादेश में जो आपको पूछूँ मैं इंपॉर्टेंट जगह है जो जो आपको पता होनी चाहिए, तो ऊपर से शुरू करें तो सिलहट का रीजन बांग्लादेश में है, चट्टग्राम या चिटगोंग ये बांग्लादेश में है, मंगला इट्स इन बांग्लादेश। ठीक है, अभी हम बात करें सेंट मार्टिन्स की, कॉक्सेस बाजार की, पद्मा रिवर की। पद्मा रिवर पे एक बहुत बड़ा ब्रिज भी बनाया गया, जमुना रिवर, खुलना, ये सब चीज़ें आपको याद होनी चाहिए क्योंकि यहाँ एक रेलेवेंट लोकेशन है। उसके ठीक नीचे म्यांमार है, म्यांमार के रखन प्रोविंस, शिन प्रोविंस यहाँ आसपास है, तो वो भी आपको याद होने चाहिए। तो ये पूरी कहानी सेंट मार्टिन्स न्यूज़ में इसलिए है कि भाई इकलौती कोरल रीफ है, और इसको ना एक तरह से आप मसालों का आइलैंड भी कहते थे। इसको एक टाइम में कहा जाता था कि ये दालचीनी द्वीप के नाम से भी जाना जाता था, बांग्लादेश में है ये दालचीनी द्वीप। अब देखिए मोंगला पोर्ट की खास बात ये वो पोर्ट है जहाँ से इंडिया का सारा नॉर्थ ईस्ट जो है अपना सामान इसी पोर्ट से लाकर भेजता है। उन्हें अपना सामान लेकर यहाँ से फिर आपको तमिलनाडु जाना नहीं है, साउथ नहीं जाना, आप मोंगला पहुंच जाओ। मोंगला के साथ हमें ट्रांजिट एक्सेस मिलता था हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को। और चिटगोंग में बहुत ज़्यादा निवेश चाइना कर रहा था, और मतारबाड़ी में भारत जापान के साथ काम कर रहा था, एक डीप सी पोर्ट यहाँ बनाएंगे। लेकिन अब समस्या ये कि तख्ता पलट के बाद अब क्या होगा वहाँ किसी को पता नहीं, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सिचुएशन इंडिया के लिए भी है कि पता नहीं आगे क्या होगा। सेंट मार्टिन आइलैंड जैसे उन्होंने बताया, इसको दारूचीनी द्वीप या फिर दालचीनी द्वीप भी कहते थे। दालचीनी एक बहुत इंपॉर्टेंट मसाला होता है, मसालों का द्वीप कहते थे। या फिर यहाँ बहुत सारा नारियल मिलता था, इसलिए हम इसे कोकोनट आइलैंड भी बंगाली में कहते थे, नारिकेल जंजीरा। और ये इनिशियली जो था कुछ समय तक म्यांमार के पास भी रहा था, लेकिन म्यांमार जब अलग हुआ तो फिर ये ब्रिटिश इंडिया का पार्ट बन गया, और बाद में पाकिस्तान के पास आया। जब बांग्लादेश में आया तो बांग्लादेश के पास आया। 1974 में म्यांमार ने इनके साथ एग्रीमेंट कर लिया कि भाई ठीक है ये आइलैंड आपका ही है, और अब यहाँ पर ये विवाद बनने की स्थिति आ रही है। सेंट मार्टिन न्यूज़ में कहाँ है, कॉक्सेस बाजार कहाँ पर, ये भी आपको पता है, सब चीज़ें आपको पता लग चुकी है। ठीक है, क्लियर है। और ये होगी सेंट मार्टिन्स की बात। अब चलते हैं बहुत दूर अफ्रीका। हमने कुछ समय पहले पिछले हफ्ते ही लेक विक्टोरिया की बात की थी। किन देशों के बीच में लेक विक्टोरिया है? युगांडा, कीनिया, तंजानिया, 3 देश है जिनके बीच में लेक विक्टोरिया आता है। जब अफ्रीका का मैप देखते हो एक वाटर बॉडी दिखती है यहाँ पर, ये आपको
लेक विक्टोरिया। अब इसके आसपास एक और वाटर बॉडी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और रिसेंटली न्यूज़ में है। उस वाटर बॉडी का नाम है लेक तुर्काना। लेक तुर्काना अफगानिस्तान में नहीं है, अफ्रीका में है। यहाँ पर बताया गया कि बहुत सारा फ्रेश फिश वाटर का बहुत सारा पोटेंशियल है। फिश पॉपुलेशन का बहुत सारा पोटेंशियल है। मैं बार बार मिस प्रोनाउंस कर रहा हूँ। तो लेक तुर्काना असल में दो देशों के बीच में, कीनिया और इथियोपिया के बीच में। इथियोपिया इज ए लैंड लॉक कंट्री, याद रखिए। दुनिया की कह सकते हैं लार्जेस्ट परमानेंट डेजर्ट लेक कोई है तो वो है लेक तुर्काना। अफ्रीका की चौथी लार्जेस्ट लेक और दुनिया की सबसे बड़ी परमानेंट डेजर्ट लेक विच इज लेक तुर्काना। अब लेक तुर्काना परमानेंट है तो भाई रिवर्स तो आती होंगी कहीं ना कहीं से। दो रिवर्स से बनता है ये, ओमो रिवर और तुर्कवेल रिवर। तुर्कवेल, ओमो और केरियो, असल में तीन रिवर्स है जो इसमें वाटर पहुंचाती है। और मेजरली ओमो रिवर जो है वो यहाँ पर पानी लेके आती है। ये ओमो रिवर, तुर्काना रीजन, तुर्काना लेक, तुर्कवेल और किरियो, ये आपको याद रहना चाहिए कहाँ पर लोकेटेड है। तो लेक विक्टोरिया यहाँ पर आपको याद रहेगा, बड़ी कंट्री है। लेकिन तुर्काना यहाँ पर इथियोपिया और कीनिया के बीच में एक डिवाइडेड वाटर बॉडी, मेजरली ये कीनिया में ही है। तो इसके अलावा हमने जो पिछले हफ्ते पढ़ा था, लेक विक्टोरिया के आसपास केनिया में एक जनजाति भी रहती है, मसाई, जिसको लेकर काफी विवाद था। उनको हटाया जाता, भगाया जाता उनकी जमीनों से। तो वो जगह भी आपको याद होनी चाहिए। मियोम्बो फॉरेस्ट के बारे में मैंने पढ़ा था जो इस रीजन में फैला हुआ है। ठीक है, तो अब यहीं से आप मुझे बताओ भाई ये क्या वाटर बॉडी है। ये है लेक विक्टोरिया। ये जो वाटर बॉडी है ये है लेक तुर्काना। ये कौन सी जगह हो गई इसका मतलब? ये हो गई कीनिया, ठीक है। ये ऊपर हो गई आपकी इथियोपिया। तो आप अफ्रीका के मैप को इस तरह भी याद कर सकते हो कि भाई हमें लेक विक्टोरिया पता है कहाँ पर है, यहाँ पर है। नीचे वाला तंजानिया है, इधर कीनिया है, इसके ऊपर इथियोपिया है, इथियोपिया के इधर सोमालिया है। तंजानिया के नीचे क्या पढ़ा था हमने? मोजेम्बिक, मोजेम्बिक के नीचे साउथ अफ्रीका। तो ये आप इस तरह से याद कर सकते हो। भाई मैं अफ्रीका का अगर मैं ऐसे एक मैप सा बनाऊं तो यहाँ मुझे पहले दिखेगा हॉर्न ऑफ अफ्रीका। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में सीड कंट्रीज होती हैं, सोमालिया, इरिशिया, इथियोपिया, जिबूटी। ये वो रीजन है जहाँ सोमालिया है, ठीक है। सोमालिया के बाद कौन सी कंट्री आती है? सोमालिया के बाद कीनिया आती है। कीनिया के बाद कौन सी कंट्री आएगी? कीनिया के बाद तंजानिया आएगी, तंजानिया के बाद मोजेम्बिक आएगी, मोजेम्बिक के बाद सीधा सीधा हम पहुंच जाएंगे साउथ अफ्रीका आ जाएगी। तो हमारे एक कोस्ट की कंट्री में याद हो गई, सोमालिया से लेके साउथ अफ्रीका तक, ठीक है। अब आप चाहो तो इसकी कंट्रीज के बाद वाली कंट्रीज को इस तरह याद कर सकते हो, स्लोप बाय स्लोप। यहाँ पर दूसरी कंट्री आएगी सोमालिया के बाद इथियोपिया, इथियोपिया के बाद तो हमारी कीनिया का समुद्र लग ही रहा था। यहाँ पर जो दूसरी लैंडलॉक कंट्री आती है वो आती है युगांडा। युगांडा के बाद अगर हम आ जाते हैं तो रवांडा, रवांडा, बुरुंडी, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, बोत्सवाना और यहाँ नामीबिया। नामीबिया तो हालांकि यहाँ पर उनका लगता है समुद्र का हिस्सा। पर इस तरह से आप देख रहे हो, आपको एक हमने याद कर लिया एक स्टेप बाय स्टेप कि भाई कम से कम मुझे इधर के कोस्ट याद हो गए, सोमालिया, कीनिया, तंजानिया, मोजेम्बिक, साउथ अफ्रीका। मोजेम्बिक भी याद करना आसान है। तो ये सारे आप ऐसे याद कर सकते हो भाई कि मैंने एक कम से कम याद कर लिया। और मुझे वाटर बॉडी से भी याद है, यहाँ पर लेक विक्टोरिया है तो ऊपर लेक तुर्काना है, यहाँ पर लेक मलावी है। तो इस तरह आप वाटर बॉडीज सारी याद कर सकते हो। वाटर बॉडीज के हिसाब से चीज़ों को ऐसे से आइडेंटिफाई कर सकते हो कहाँ पर कौन से देश है। बाकी इस वीडियो का पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो इस यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ पर आपको एक लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके आप जा सकते हो, इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो काफ़ी इजीली और आप उसको आराम से रिवाइज कर सकते हो। बाकी आप हमारे टेलीग्राम चैनल PWOnlyIAS ऑफिशियल, इस QR कोड को स्कैन करके वहाँ तक पहुँच सकते हो, या फिर PWOnlyIAS ऑफिशियल हमारा चैनल है, वहाँ तक आराम से पहुँच सकते हो। तो ये था आज का हमारा डिस्कशन। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कीप ऑन वॉचिंग PWOnlyIAS एंड हैव अ नाइस डे।